हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार लंबी समय से कुछ ना कुछ नया कंटेंट के साथ अपडेट कराता हूँ। आप लोगों को अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इसको हमें सेंचुरी मतलब सन के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ता है कि कौन सा साम्राज्य कहाँ था। तो चलिए बिना देरी करते हम छोटे से मोटिवेशन के साथ चलते हैं। छोटे से मोटिवेशन के साथ चलते हैं कि अभी अभी हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। अभी हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। अभी तो हमें कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है। वो लोग इस बात पर जरूर गौर करें जो लोग हमें हारते देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं सफल बन के दिखाऊंगा। तो आइए ना देरी करते हुए हम मुगल साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य हमें कैसे किस तरह पढ़ना है। अब हम मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं अकबर। अब अकबर आता है 1556 में। जब 1556 में अकबर आता है, 1556 से राज करेगा 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक राज करेगा अकबर। अब अकबर को आपको ध्यान में रखना है कि अकबर किसका पुत्र है। अकबर किसका पुत्र है, ये बात ध्यान रखना है। इसका देखो, हमीदा बानो बेगम, याद रखना। हमीदा बानो बेगम कब आया है? 15 अक्टूबर 1542। याद करो। हुमायूं जब इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था। अमरकोट 20 साल राजा के महल में जन्म लेता है अकबर। तो वही बिना देरी करते हुए पढ़ते हैं। अकबर आता है 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अगर इसका कार्यकाल इतना लंबा है तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करेगा, ऐसे बहुत सारी युद्ध लड़ेगा। मैं एक दिन विस्तार से आपको पूरे बॉडी वार याद कराऊंगा किस तरह से इसमें कितने इसके युद्ध हुए। बॉडी वार में एक दिन याद करा दूंगा और आपको एक नई ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नए नए तरीके से उन चीजों। अब यहाँ अकबर का कार्यकाल शुरू होता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य करेगा ये कि हम और आप इसे इतिहास के रूप में अच्छे से पढ़ेंगे। पानीपत में युद्ध लड़ता है, बहुत सारे युद्ध लड़ता है। अकबर आता है 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542। याद करो वो समय हुमायूं इधर उधर भटक रहा था। अमरकोट के राजा बीरसाल ने इसे शरण दी थी। इसका दोस्त था ये अमरकोट का राणा बीरसाल इसी का दोस्त है। अब अमरकोट पर भी दया नहीं दिखाएगा, उसे भी ये अपने शासन में मिला लेगा। याद रखना आप लोग इस बात को। इसका इसका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542। स्थान अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में इसका जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम वो इसके भाई के गुरु की बेटी है। आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमारी पढ़ रही थी। इसके गुरु की बेटी है हमीदा बानो बेगम। जब ये शादी करता है, इसके भाई का गुरु की बेटी है। इसके बचपन का नाम जलाल रहता है। फिर जलाल से जलालुद्दीन अकबर की उपाधि धारण करेगा। ये निश्चित बात है, कुछ ना कुछ उपाधि, मतलब जितने ही मुगल शासक हैं कुछ ना कुछ उपाधि जरूर धारण करेंगे। छोटा कोई ऐसा कार्य बन जाएगा और झट से कुछ ना कोई उपाधि धारण कर लेंगे। उपाधि धारण कर लेंगे उसके बाद ही कुछ बड़ा सा डिसीजन लेंगे। क्यों लेंगे, मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा रहा हूं। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, इनके बचपन का नाम जलालुद्दीन अकबर। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556। आ गया भाई, अब यहां से कार्यकाल शुरू होना है। अकबर 1556 ईस्वी पंजाब के कार्नवाल स्थान से इसका राज्याभिषेक होता है।
पंजाब से स्टार्ट करता है, एक छोटे से राज्य से, कार्नवाल से शुरुआत करता है। जब बंद कहाँ तक टाला जाए, यहीं पर राणा राणा की बात होगी कि तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। यहीं से राणा की बात हो, यहीं यहीं छोटे मतलब थोड़े समय के बाद यहाँ से राणा की बात स्टार्ट हो जाएगी। हल्दी घाटी, वो प्रतापी धरती जिसने वीर सपूतों को जन्म दिया, महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शेर, जिसके सामने अकबर कभी नहीं आया। तो बिना देरी के आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन इसके बचपन का नाम जलाल, राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी, पंजाब के कार्नवाल कार्नवाल स्थान से शुरुआत होती है इसकी। अच्छा, कार्नवाल कार्नवाल एक छोटे से पंजाब के छोटे से राज्य से शुरुआत होती है, तो आगे आगे जाके पूरे भारत पर राज करना है इसे, पूरे भारत पर, पूरे भारत पर राज करेगा। अकबर की दहशत इतनी फैल जाएगी, कोई इसके सामना करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, और जो इसका सामना करेगा उसको उसके राज्य और उसकी प्रजा के सामने उसे लाकर मार देता था। अकबर बहुत खतरनाक, इसके पास एक सेनापति है बहुत, बैराम खान, जिसे महाराणा प्रताप घोड़े समेत काट देते हैं। बहुत निर्दयी रहता है, ना किसी पर दया नहीं दिखाता वो बैराम खान। तो बैराम खान की मृत्यु होती है, महाराणा प्रताप युद्ध में घोड़े समेत काट देते हैं। इसका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 पंजाब के कार्नवाल स्थान से। इसके शिक्षक रहे अब्दुल तलीफ ईरान के विद्वान थे, ईरान। अब पहले क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे बाहर से शिक्षक आते थे, बाहर से शिक्षक आते थे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आते थे। ईरानी थे, कोई अफगानी विद्वान थे, कोई ईरानी। इसका गुरु है जो विद्वान ईरानी है। अब ये बात पॉइंट करके चलो, 3 बातें यहाँ पॉइंट रखना। इसका राज शासन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इसका जन्म स्थान अमरकोट के राणा भीषाल, इसकी माता का नाम, इसका नाम रहता है जलाल, बचपन का नाम रहता है जलाल, और इसका जब पूरा नाम पूछने की बारी आएगी तो इसका नाम जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये लिखा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। जब इसके शिक्षक अब्दुल तलीफ ईरानी विद्वानी थे, इसकी उपाधि जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के सिंहासन के नाम से बैठता है। सिंहासन राज सिंहासन पर बैठता है तो इस उपाधि से बैठता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके राज्याभिषेक होता है और राज सिंहासन पर बैठता है। जब राज सिंहासन पर बैठ जाता है तो कई सारे ऐसे डिसीजन लेता है, ऐसे कानून बनाता है कि जिससे उसके राज को चलाने में बहुत ही आसानी होती है। तो धीरे धीरे चलेंगे, इस मतलब अकबर को हम थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे, इसकी 3 या 4 क्लासें बना लेंगे, 4 क्लासें कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें भी लगता है कि हर बच्चे को तरीका ही समझ में आए, हर बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए। अकबर, जैसे ही अकबर अकबर का जो संरक्षक है बैरम खान, सिया एक मतलम्बी 1556 से 1560 तक अकबर के साथ रहा। जब अकबर के साथ 1556 से 60 तक रहा, मतलब 4 वर्ष तक इसका ये अकबर के साथ रहा। जब अकबर के साथ रहा तो बदशख्स का निवासी था, इसे खानी बाबा के नाम से जाना है। खानी बाबा के नाम से यह प्रसिद्ध था अपने उस कबीले में, और अकबर के साथ अकबर का संरक्षक था। अकबर का जो सबसे भरोसेमंद, जिसे दाया हाथ कह सकते हैं हम लोग, बोलने लगते हैं हमारा दाया हाथ, मतलब इस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा सकता है। अकबर बैरम खान पर सबसे ज्यादा भरोसा जताता था। इसका बैरम खान या खानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को होता है, ये युद्ध किस किस के बीच होता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही बात है। इसी समय मुगल समाप्त हो रहे थे। अगर हेमू अगर हाथी पर ना बैठ गया था, आप लोग
इसकी गहराई में, मैं इसकी गहराइयों से बता रहा हूँ आप लोग। इस तरह कोई नहीं समझाएगा, मैं जिस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हेमू ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि वो हाथी पर बैठ के आया। जब हाथी पर बैठ गया तो सीधा जो निशानेबाज थे, निशानेबाज ने सीधा गिरा दिया। अब सेना तब तक खड़ी रहती है अपने युद्ध स्थल पर जब तक उसके शासक को कुछ ना हो। जब हेमू ही घायल हो गया तो उसके सेनापति और सेना सब उसकी अस्त व्यस्त हो गई। और युद्ध स्थल में लड़ने के लिए यही मनोबल रहता है कि उसका सेनापति, जो मुख्य सेनापति है, वो घायल ना हो। और हेमू को अकबर के तीर अंदाजों ने मार गिराया। यहां से और विस्तार हो गया भारत पर मुगल साम्राज्य। समझ रहे हो? इसी बात को मैं बताना चाहता हूं कि हमें जो भी निर्णय लेने, ऐसे निर्णय लो को दिखे कम, भीड़ का हिस्सा कम बने। वो हाथी पर बैठ के ना आता तो शायद भारत पर मुगल मतलब इतने रूप से प्रभावी ना होते, शायद। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच होती है। यही लड़ाई वो है जो भारत में मुगल साम्राज्य को एक व्यवस्थित रूप से साम्राज्य देती है, व्यवस्थित रूप से इन्हें स्थापित करते हैं। हेमू की मात्र एक गलती के कारण मक्का की यात्रा करते थे। देखो, अब यहाँ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डबल एक बैरम खां और बैरम खां, बैरम खान और बैरम खां, यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। मक्का की यात्रा करते समय बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है मुबारक खां। उस व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। स्थान का नाम है पाटन, पाटन पर कर दी थी। पाटन एक शहर का नाम है, वहां पर बैरम खां की हत्या कर दी। एक बैरम खां की पानीपत में मृत्यु होती है, जिसे घोड़े समेत काट देते हैं महाराणा प्रताप। याद रखना आप लोग ये बात। हरमदल मई 1562 को हरमदल से पूर्ण मुक्त हो जाता है अकबर। जब अकबर इन चीजों से मुक्त हो जाता है, अकबर एकमात्र ऐसा शासक है जिसे हेमू और अकबर के बीच जब युद्ध होता है तो हेमू की सबसे बड़ी गलती यही थी कि युद्ध स्थल में वो हाथी पर बैठ के ना आता। हाथी पर ना बैठने की वजह ही कुछ और थी। जब हाथी पर बैठा वो, तो अकबर के तीर अंदाज थे, जो तीर अंदाज जो पीछे की साइड में खड़े होते हैं, उनने हेमू को मार गिराया, जिससे उनकी सेना डर गई और भाग गई। अब यहां से एक नया पॉइंट प्रारंभ होगा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता। वही हल्दी घाटी युद्ध जिसकी जिसकी यादें ही है, जिसकी नाम से ही इतिहास जुड़ा है। इतिहास का पहला पेज प्रारंभ होता है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर भले ही विजयी क्यों ना हो जाता है, अकबर विजयी क्यों ना हो जाता है, पर गुणगान तो उस धरती के महाराणा प्रताप के हैं। अकबर की इतना साहस नहीं था कि वो अकबर महाराणा प्रताप के सामने आ जाए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को प्रारंभ होता है। इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक महाभयानक निर्णायक युद्ध होता है। निर्णायक युद्ध में इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के इस युद्ध के बाद पूरे भारत पर शासन करना है अकबर को। निर्णायक युद्ध है 1576, 18 जून 1576, महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच युद्ध, बहुत निर्णायक युद्ध। ये युद्ध इस युद्ध के सेनापति थे जो मुगल सेना की ओर से थे। मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले थे मानसिंह आसिफ। अकबर का मुख्य सेनापति मानसिंह था, मुख्य सेनापति मानसिंह। वही महाराणा प्रताप का वंशज है,
सबसे ज्यादा अगर इसे मतलब इस युद्ध के दौरान किसी ने धोखा किया था तो वही उन्हीं के राज परिवार ने, महाराणा प्रताप के राज परिवार ने सबसे अधिक गद्दार हुए हैं। राज परिवार में से ही गद्दार हुए हैं, राज परिवार में से गद्दार। जब भी मैं महाराणा प्रताप का नाम लेता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ एक अलग ही जुनून आ जाता है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का वीर सपूत। मानसिंह और आसिफ मुगल सेना की ओर से नेतृत्व कर रहे थे और मुख्य सेनापति मानसिंह था। मुख्य सेनापति मानसिंह क्यों बनाया कि इन्हीं ने एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, बहुत गहन तरीके की दुश्मनी उत्पन्न हो जाए। उन्हीं से लड़ा दिया, उनने इन्हीं दोनों परिवार को लड़ा दिया, आपस में दोनों को लड़ा दिया। हल्दी घाटी का युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। जिस समय 18 जून 1576 को उस समय की बात है, तो उसी समय इनकी राजधानी थी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से जब मतलब महाराणा प्रताप के पूरे राज शासन पर जहां जिसकी राजधानी थी वहां पर भी तो पूर्ण तरह से शासन अस्त व्यस्त कर दिया। युद्ध हुए, कई सारे युद्ध हुए, निर्णायक युद्ध। यही तो एक निर्णायक युद्ध था जहां महाराणा प्रताप ने बहुत संघर्ष किया। कहते हैं घास फूस की रोटी खाकर या जंगलों में व्यतीत करते रहे, लेकिन अकबर की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि मैं एक राजपूत हूं प्रताप, मैं किसी का क्यों गुलामी स्वीकार करें, इतना जीना एक शेर की तरह जियो। तो वही हल्दी घाटी का शेर याद आता है कि महाराणा प्रताप, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, अब द्वंद्व कहां तक टाला जाए, कि अब द्वंद्व कहां तक टाला जाए, अगर तू राणा का वंशज तो फेंक जहां तक भाला जाए। वही महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा प्रताप का सेनापति था जो हाकिम खान नूर एवं अफगान की फौज टुकड़ी ने इनकी सहायता की थी, लेकिन भीलों ने इनका साथ जो भीलों ने दिया, तो महाराणा प्रताप ने उपाधि दे दी कि ये भी एक समय राजपूतों की श्रेणी में गिने जाए। भील जो आज के समय में इधर उधर भटकते रहते हैं, भूल भुलैया में साथ देने वाले यही तो मात्र थे वो। भील का जो सरदार था उसका पुत्र भी शहीद हो गया था इसी युद्ध के दौरान। तो उन्होंने महाराणा प्रताप ने स्वयं बोला था कि भील हमारी कास्ट में ही गिने जाएंगे। उनको आज भी दर्जा दिया जाता है। अब वो आज मानते हैं कि हम महाराणा प्रताप की वंशज हैं। एक जगह कहीं बसेरा नहीं करते, एक और बंजारे एक जगह बसेरा नहीं करते। वो हथियार बनाने वाले जिसे लोगड़िया बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो एक जगह बसेरा नहीं करते। उन्होंने वो कहते हैं कि हमें महाराणा प्रताप ने बोला था कि हम जहां जहां आप जाओगे वहां वहां हम हथियार बना के आपको देंगे। तो वो आज भी मानते। हमारे सीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे जाके बोला कि आप लोग एक जगह क्यों नहीं बसेरा करते हो। उन्होंने बोला था कि हमें हमारे पूर्वज से कहा गए कि हमें एक जगह बसेरा नहीं करना है, तो एक जगह बसेरा नहीं करते। और उन्होंने इस वचन को आज भी बाध्य मानते हैं वो लोग कि हम एक जगह बसेरा नहीं करके गांव गांव जाकर रहते हैं, लेकिन एक जगह बसेरा नहीं करते वो, क्योंकि राणा प्रताप ने उनके लिए कहा था और आदेश दिया था कि जहां जहां हो सके वहां वहां आप लोग हथियार बना के दो। तो हथियार बनाने की भूमिका इन्हीं की थी। लोहड़िया बोलते हैं आज के समय में, और हमारे बुंदेलखंड में तो लोहड़िया ही बोलते हैं। आप लोग सब लोग बताओ कमेंट में कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं।
कि छोटी सी टुकड़ी भीलों की सेना की टुकड़ी ने भाग लिया था। भील। तो आइए बिना देरी करते हुए मैं आज की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं। आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर से मिलूंगा मैं जल्द आगे वीडियो में। धन्यवाद।